तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन पॉइंट ऑनलाइन। मेरा नाम है सचिन कुमार द्विवेदी और आज हम पढ़ने वाले हैं कि भाई साहब हमारा न्यूमेरिकल अपर्चर क्या होता है। उससे पहले हम देखेंगे कि हमारा फ्रैक्शनल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज क्या होता है। साथ ही साथ हम देखेंगे कि भैया न्यूमेरिकल अपर्चर की जो डेरिवेशन है वो किस तरीके से करी जाती है। और उसके बाद हम देखेंगे कि भैया इससे रिलेटेड क्वेश्चंस क्या फ्रेम हो सकते हैं। क्वेश्चंस पे मैं ज्यादा जोर इसलिए नहीं डालूंगा क्योंकि इस चैप्टर में हमारे फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस हैं। ठीक है, जो हम डेरिवेशन से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के फॉर्मूला निकाल रहे हैं, सॉरी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नहीं, न्यूमेरिकल अपर्चर के जो हम फॉर्मूलाज निकाल रहे हैं, साथ ही साथ जो एक्सेप्टेंस एंगल वगैरह वाले फॉर्मूलाज निकाल रहे हैं, उन्हीं फॉर्मूलाज को यूज करके हमें सिंपली पुट करना है एंड गेट द आंसर। इस तरीके के क्वेश्चंस अगर आए तो आएंगे, वरना इतना ज्यादा कुछ हाईफाई नहीं पूछा जाता है। डेरिवेशन जरूर पढ़ के जाना। चलिए शुरुआत करते हैं भैया हम अपने न्यूमेरिकल अपर्चर से। न्यूमेरिकल अपर्चर की अगर मैं बात करूं तो भैया सबसे पहले देखते हैं, न्यूमेरिकल अपर्चर समझने से पहले हमें समझना पड़ेगा कि भैया फ्रैक्शनल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज क्या होता है। फ्रैक्शनल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज क्या होता है भैया, ये लास्ट में चेंज भी लगा लेना डेफिनेशन हेडिंग में। अब फ्रैक्शनल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज की अगर मैं बात करूं तो दिस इज द रेशियो। ये एक पैरामीटर होता है, कोई फिजिकल वैल्यू नहीं है जैसा कि एक्सेप्टेंस कोण या एक्सेप्टेंस एंगल होता था। ये एक पैरामीटर है, हाइपोथेटिकल पैरामीटर है जो बताता है कि भैया हमारे चेंज इन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विथ रिस्पेक्ट टू द ओरिजिनल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। जो हमारे कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है भैया, कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता था, N1 होता था। अगर मैं बात करूं चेंज इन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अगर मैं बात करूं चेंज इन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जिसे हम कहते हैं भैया डेल्टा एन। किसी भी चीज को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है अगर उसमें चेंज दिखाना है। अगर टाइम की बात करूं तो भैया डेल्टा टी लिख देंगे, अगर डिस्टेंस की बात करूं तो क्या लिख देंगे भैया, डेल्टा डी लिख देंगे। ठीक है, ठीक उसी तरह अगर हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के चेंज को दिखाते हैं तो वहां हम लिखते हैं भैया डेल्टा एन। अब जब मैं बात करता हूं चेंज इन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो यहां किसके रिस्पेक्ट में बात हो रही होगी भैया, कोर और क्लैडिंग के भी रिस्पेक्ट में बात हो रही होगी। ठीक है, तो चेंज इन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना हो जाएगा भैया, N1 माइनस N2 हो जाएगा। N1 से लाइट N2 में गई तो उसे कितने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का चेंज देखने के लिए मिला, इसी चीज को हम यहां डेल्टा एन से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर मैं बात करूं कि भैया हमारा फ्रैक्शनल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज क्या होता है तो इसे हम डिनोट करते हैं, दिस वैल्यू इज डिनोटेड बाय क्या भैया, डेल्टा एन डिवाइडेड बाय N1। क्या लिखा हुआ है भैया, चेंज इन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विथ रिस्पेक्ट टू द ओरिजिनल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द कोर। यही हो गया भैया क्या हमारा फ्रैक्शनल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या हो गया भैया, फ्रैक्शनल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। यहां पे क्या लिखा हुआ है भैया, द फ्रैक्शनल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज डेल्टा एन with respect to N1 is a measure used in optics to quantify the relative change in the refractive index within a material. It represents the ratio, क्या है भैया, ये दोनों है भैया ratio of the change in the refractive index delta n to the original refractive index of the material. मटेरियल कौन सा भैया, कोर हो गया हमारा। मटेरियल में क्या हो गया भैया, हमारा मटेरियल में कोर हो गया। क्या इतनी चीज हमें समझ में आई? हाँ जी भैया, इतनी चीज हमें समझ में आ चुकी है। अब भैया इसको रिप्रेजेंट किस तरीके से किया जाता है, तो अगर मैं बात करूं फ्रैक्शनल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज की तो इसे हम डेल्टा के नाम से रिप्रेजेंट करते हैं, डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं। पूरा अच्छे तरीके से अगर मैं लिख दूं तो भैया, पूरा अच्छे तरीके से अगर मैं थोड़ा सा लिख दूं तो हम इसको कुछ इस तरीके से लिख रहे होंगे। कैसे लिख रहे होंगे भैया, कुछ इस तरीके से लिख रहे होंगे कि डेल्टा इज इक्वल टू डेल्टा एन डिवाइडेड बाय N1, जो कि फर्दर क्या हो जाता है भैया, N1 माइनस N2 डिवाइडेड बाय N1। क्या इतनी चीज हमें समझ में आ चुकी है? हाँ जी भैया, समझ में आ चुकी है कि फ्रैक्शनल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज इज अ पैरामीटर जो कि ऑप्टिक्स में यूज किया जाता है, which is the ratio of the change in the refractive index with respect to the original refractive index of the material। क्या इतनी चीज हमें समझ में आ चुकी है? हाँ जी भैया, समझ में आ चुकी है। और इसे रिप्रेजेंट किया जाता है खाली डेल्टा से। यहां डेल्टा एन है, यहां सिर्फ और सिर्फ डेल्टा है जिससे हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं। कुल मिला के हम क्या कहेंगे भैया, ये जो डेल्टा हो गई ये रिप्रेजेंटेशन हो गया या यूनिट हो गई किसकी, हमारी फ्रैक्शनल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज की। इतना नोट करिए, फिर हम बढ़ते हैं अपने न्यूमेरिकल अपर्चर पे बढ़ते हैं। चलिए इसको नोट करिए। अब अगर मैं बात करूं कि भैया हमारा न्यूमेरिकल अपर्चर क्या होता है, तो हमारा जो न्यूमेरिकल अपर्चर है इज द लाइट गैदरिंग एबिलिटी ऑफ द ऑप्टिक्स।
या मैं कहूं ये जो ऑप्टिकल फाइबर केबल है इसके अंदर हम कितनी अमाउंट ऑफ लाइट को पास करा सकते हैं, इसी कैपेबिलिटी को या इसी मेजरमेंट को कहा जाता है भैया न्यूमेरिकल अपर्चर। हमारा एक्सेप्टेंस एंगल क्या होता था, जितने एंगल के अंदर अगर हम लाइट का प्रोपगेशन कराएं तो वो सक्सेसफुल TIR कर दे, इसी को हम क्या कहते थे भैया, हमारा मैक्सिमम एक्सेप्टेंस एंगल। अब इन्हीं मैक्सिमम एक्सेप्टेंस एंगल को मिला के जो ये एक्सेप्टेंस कोन बन रहा है इसके अंदर कितनी लाइट्स जा पा रही हैं, इसी चीज को हम मेजर करते हैं एक क्वांटिटी से या मैं कहूं एक पैरामीटर से, जिसे हम कहते हैं भैया न्यूमेरिकल अपर्चर। क्या इतनी छोटी सी चीज हमें समझ में आ गई? बहुत ज्यादा इस पे दिमाग मत लगाना, सिंपल सी चीज समझो कि द न्यूमेरिकल अपर्चर इज द पैरामीटर विच इज यूज्ड टू क्वांटिफाई द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग इनटू द ऑप्टिकल फाइबर। क्या इतनी चीज हमें समझ में आई? हाँ जी भैया समझ में आ चुकी है। चलिए बढ़ते हैं इसकी डेफिनेशन की तरफ। अगर मैं बात करूं डेफिनेशन की, अगर हम बात करते हैं इसकी डेफिनेशन की, तो भैया यहां क्या लिखा हुआ है कि द न्यूमेरिकल अपर्चर ऑफ एन ऑप्टिकल फाइबर इज अ मेजर ऑफ इट्स लाइट गैदरिंग एबिलिटी। मैंने क्या बताया, कितनी अमाउंट ऑफ लाइट एक ऑप्टिकल फाइबर के अंदर जा सकती है ताकि वो सक्सेसफुली डेटा को एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफर कर पाए, इसी एबिलिटी को हम एक पैरामीटर से नापते हैं जिसे हम क्या कहते हैं भैया, न्यूमेरिकल अपर्चर। ठीक है ये चीज यहां पे लिखी हुई, द न्यूमेरिकल अपर्चर ऑफ एन ऑप्टिकल फाइबर इज अ मेजर ऑफ इट्स लाइट गैदरिंग एबिलिटी और द रेंज ऑफ एंगल्स ओवर विच इट कैन एक्सेप्ट लाइट। रेंज ऑफ एंगल ओवर विच इट कैन एक्सेप्ट लाइट, ये किस एंगल की बात कर रहा है भैया, एक्सेप्टेंस एंगल की बात कर रहा है। किस एंगल की बात कर रहा है भैया, एक्सेप्टेंस एंगल की बात कर रहा है। क्या इतनी चीज हमें समझ में आई? हाँ जी भैया समझ में आ चुकी है। इट इज अ की पैरामीटर दैट कैरेक्टराइजेस द परफॉर्मेंस ऑफ द फाइबर। अब मुझे एक चीज बताओ, जितनी ज्यादा अमाउंट ऑफ लाइट एक ऑप्टिकल फाइबर अपने अंदर गैदर कर पाएगा, उतनी ही ज्यादा अमाउंट ऑफ डेटा वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर कर पाएगा। क्या अल्टीमेटली हम एक फाइबर के परफॉर्मेंस पे उंगली उठा रहे हैं? क्या हम एक फाइबर के एबिलिटी पे उंगली उठा रहे हैं कि भाई साहब तू ज्यादा लाइट एब्जॉर्ब कर सकता है, गैदर कर सकता है, तू कम कर सकता है? इसी चीज को कैसे नापेंगे भैया, न्यूमेरिकल अपर्चर देख के नापेंगे। क्या इतनी चीज हमें समझ में आई? इन टर्म्स ऑफ इट्स एबिलिटी टू कैप्चर एंड गाइड लाइट एफिशिएंटली। क्या इतनी चीज हमें समझ में आई? हाँ जी भैया समझ में आ चुकी है। अगर मैं बात करूं न्यूमेरिकल अपर्चर की, तो ये डिफाइन किया जाता है साइन ऑफ एंगल ऑफ एक्सेप्टेंस से। कैसे डिफाइन किया जाता है भैया, जो न्यूमेरिकल अपर्चर Na होता है वो क्या होता है भैया, साइन ऑफ थीटा ए, या मैं कहूं कि साइन ऑफ थीटा मैक्स के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? थीटा मैक्स के बराबर होता है। जो थीटा मैक्स होगा ये किसी फाइबर का एक होगा, लेकिन जो थीटा ए होगा ये बहुत सारे होंगे। एक्सेप्टेंस एंगल तो बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम एक्सेप्टेंस एंगल तो एक ही होता है ना। तो ये कुछ कहानी है भैया न्यूमेरिकल अपर्चर की। चलिए अब कहानी में आगे बढ़ते हुए इसकी डेरिवेशन करते हैं। चलिए अब अगर मैं बात करूं कि भैया साइन थीटा मैक्स हमारा क्या होता था, जो हमारा साइन थीटा मैक्स होता था वो क्या होता था भैया, वो इक्वल टू होता था अंडर रूट μ1 स्क्वायर माइनस μ2 स्क्वायर के। क्या यही फॉर्मूला हमने डिराइव किया था एक्सेप्टेंस एंगल वाली वीडियो में? हाँ जी भैया किया था। अब अगर मैं बात करूं, अब किसकी बात कर लूं भैया, अब अगर मैं बात करूं Na की, तो Na क्या हो गया, Na हो गया हमारा साइन ऑफ थीटा मैक्स, और साइन ऑफ थीटा मैक्स बराबर हो गया किसके भैया, अंडर रूट μ1 स्क्वायर माइनस μ2 स्क्वायर के। फाइनली हमारा क्या हो गया भैया, जो Na हो गया वो बराबर हो गया किसके, μ1 स्क्वायर माइनस μ2 स्क्वायर के। इसको डाल दो भैया इक्वेशन नंबर 1। क्या डाल दो भैया, इक्वेशन नंबर 1। और अब हम सिर्फ और सिर्फ इस पे ध्यान देंगे और इसको सॉल्व करेंगे। किस तरीके से सॉल्व करेंगे भैया, कुछ इस तरीके से सॉल्व करेंगे कि μ1 स्क्वायर माइनस μ2 स्क्वायर, इसको हम तोड़ के कैसे लिख सकते हैं भैया, हमें पता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर कितना होता है भैया, a प्लस बी और a माइनस बी। क्या ये चीज हमें पता है? हाँ जी भैया पता है। चलो नहीं पता है तो मैं कोने में लिख भी देता हूं कि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी और यार यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ हो गई, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे हमने यहाँ पे और क्या लिख दिया, a माइनस बी। ये फॉर्मूला आप अपनी कॉपी में नोट जरूर कर लीजिएगा, हमने यहाँ पे ये चीज अप्लाई करी है। अब μ1 माइनस μ2 स्क्वायर में क्या हो जाएगा भैया, μ1 प्लस μ2 हो जाएगा, ठीक है, और साथ ही साथ हो जाएगा μ1 माइनस μ2, ठीक है।
अब अगर मैं इसमें एक 2μ1 डिवाइड कर दूं और मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या कोई फर्क पड़ेगा? क्या मैं इसमें एक 2μ1 क्या भैया 2μ1 डिवाइड भी कर दूं और साथ ही साथ 2μ1 मल्टीप्लाई भी कर दूं तो क्या कोई फर्क पड़ने वाला है? नहीं भैया, नहीं पड़ने वाला है। चलिए, इतना करने के बाद हम क्या करेंगे, इतना करने के बाद चीज़ों को थोड़ा सेपरेट कर देते हैं। ये मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे मेरा कुछ ये करने का इरादा था, ठीक है। अब जब चीज़ों को सेपरेट करोगे तो क्या मिलेगा भैया, μ1 प्लस μ2 डिवाइडेड बाई 2 यहाँ सेपरेट कर दिया, साथ ही साथ μ1 माइनस μ2 डिवाइडेड बाय μ1, ठीक है, ये यहाँ पे सेपरेट कर दिया और ये 2μ1 एज इट इज। क्या ये चीज़ हमें कुछ देखी सी लग रही है कि हाँ जी भैया, जो हमारा फ्रैक्शनल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज होता था, जो हमारा डेल्टा होता था, वो होता था μ1 माइनस μ2 डिवाइडेड बाय μ1 के बराबर। किसके बराबर भैया, μ1 माइनस μ2 डिवाइडेड बाय μ1 के बराबर। उस चीज़ को वहाँ पे रख दो। क्या है भैया, μ1 प्लस μ2 डिवाइडेड बाय 2, क्या है यहाँ पे लिख दिया μ1 प्लस μ2 डिवाइडेड बाय 2। इस वाले ब्रैकेट के अंदर क्या भैया, हमारा डेल्टा आ चुका था, डेल्टा को एज इट इज रख दो 2 और यहाँ आ गया भैया हमारा μ1। ये चीज़ क्या चलती आ रही है, μ1 स्क्वायर माइनस μ2 स्क्वायर के बराबर। क्या इतनी चीज़ हमें समझ में आई? इस चीज़ को नोट ज़रूर कर लेना भैया, इस चीज़ को नोट ज़रूर कर लेना, ठीक है, नोट कर लिया। चलिए, अब अगर भैया मैं बात करूँ μ1 और μ2 की, तो मैंने पिछले वीडियोस में बताया है कि मेरा जो μ1 होता था वो समथिंग का पॉइंट 1.52 होता था, और अगर मैं बात करूं μ2 की, तो वो समथिंग अराउंड 1.48 होता था। क्या हम डेरिवेशन के लिए इसको थोड़ा सा इक्वेट कर सकते हैं? क्या ये राउंड फिगर ही है 1.52, ठीक है। इसकी जगह पे हम क्या ये चीज लिख सकते हैं? क्या हम μ1 की जगह पे ये चीज लिख सकते हैं? यहां पे क्या करो, μ1 की जगह μ2 पुट कर दो, क्योंकि उसमें ज्यादा डिफरेंस नहीं है, सिर्फ और सिर्फ 0.04 का डिफरेंस है, तो डेरिवेशन के लिए हम ऐसा यूज कर सकते हैं। तो यहां हम क्या लिख देंगे भैया, 2μ1 लिख देंगे, डिवाइडेड बाय 2 कर दिया, साथ ही साथ यहां डेल्टा और 2μ1 एज इट इज आ जाएगा, ठीक है। 2 को 2 यहां से काट दिया, ठीक है, μ1 वहां पे जुड़ जाएगा, क्या हो जाएगा भैया, डेल्टा आ गया 2 और μ1 का स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा भैया, μ1 का स्क्वायर हो जाएगा। ये जो सेम चीज है, ये जो हमने निकाली μ1 स्क्वायर माइनस μ2 स्क्वायर, इस चीज को यार ये तो कट गया, रुको एक सेकेंड में ढंग से लिख देता हूं। ये ऐसा कुल मिला के ऐसा कटा, एक सेकेंड, तेरी तो हाँ, ठीक है। तो यहां हमारा क्या था भैया, ये था हमारा 2। अब अगर मैं बात करूं इस टर्म की, तो इसको ले लो भैया इक्वेशन नंबर 2। अब फाइनली हमें क्या करना है भैया, पुट 2 in 1। हमारी 1 वाली इक्वेशन क्या थी भैया, हमारी 1 वाली इक्वेशन क्या थी, हमारी 1 वाली इक्वेशन ये थी कि जो हमारा न्यूमेरिकल अपर्चर है वो बराबर है अंडर रूट μ1 स्क्वायर माइनस μ2 स्क्वायर के। इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी आ चुकी है, इसकी वैल्यू भैया μ1, एक सेकेंड, ये μ1 स्क्वायर माइनस μ2 स्क्वायर होगा डेल्टा 2 μ1 स्क्वायर। इस चीज को वहां पुट करने पे हमें क्या मिल जाएगा भैया, कि जो हमारे न्यूमेरिकल अपर्चर की वैल्यू है वो अंडर रूट क्या था भैया, भूल गए थोड़ा सा, डेल्टा 2 μ1 स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो जाएगी भैया डेल्टा 2 और μ1 स्क्वायर। क्या इतनी चीज हमें समझ में आई? हाँ जी भैया, समझ में आ चुकी है। μ1 को बाहर निकाल लो, μ1 को बाहर निकाल लो, अंडर रूट में क्या भैया, डेल्टा 2 आ जाएगा। अगर इसको मैं थोड़ा सा और अच्छे से लिखूं तो भैया जो हमारे Na की वैल्यू हो जाएगी वो अंडर रूट 2 डेल्टा और μ1 हो जाएगी। क्या इतनी चीज हमें समझ में आई? भैया यही है हमारा न्यूमेरिकल अपर्चर। क्या है भैया, यही है हमारा न्यूमेरिकल अपर्चर। और इसी न्यूमेरिकल अपर्चर की जनरली वैल्यू कितनी होती है भैया, 0.13 से 0.50 के बीच में होती है। यहां पे क्या लिख देंगे भैया, जनरली, हालांकि एग्जाम से रिलेटेड उतना फर्क नहीं पड़ता है लिखोगे नहीं, लेकिन पता होना चाहिए ना। जनरली जो हमारा न्यूमेरिकल अपर्चर होता है लाइज बिटवीन दिस रेंज। क्या भैया, बिटवीन दिस रेंज, क्या भैया, लाइज बिटवीन दिस रेंज। चलिए, इस चीज को आप नोट करेंगे, ये वाली चीज नोट कर लीजिए, ठीक है, और इसको नोट कर लीजिए। क्या भैया, एक सेकेंड, या शुरुआत से ही नोट कर लो। चलो, ये हो गया हमारा, ठीक है।
अगली चीज इसको नोट करो प्रॉपर फ्लो के साथ। उसके बाद क्या नोट करोगे भैया, इसको नोट करोगे प्रॉपर फ्लो के साथ। अब यहां से हमारा न्यूमेरिकल अपर्चर भैया खत्म होता है। अब देखते हैं कि हमारे न्यूमेरिकल अपर्चर पे हम कौन कौन से क्वेश्चंस कर सकते हैं। फॉर्मूला हमारे सामने है, सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला में चीजें पुट करनी है। चल शुरू करते हैं। तो चलिए अगर मैं बात करता हूं भैया इससे रिलेटेड क्वेश्चंस की, तो देखो क्वेश्चंस यहाँ पे मैंने बहुत कम लिए हैं, ठीक है। कम इसलिए लिए हैं ताकि आप मेन चीज जो है जो कि डेरिवेशन है, या मैं बात करूं कि भैया हमारे लेजर्स की थ्योरी हो गई, क्योंकि पिछले कुछ सालों में ये चीज़ें ज़्यादा पूछी गई। अगर मैं बात करूं डेरिवेशन की तो ये चीज़ें ज़्यादा पूछ गई। क्वेश्चंस ऐसे पूछे गए हैं जो कि डेरिवेशन से जो भी फॉर्मूले निकले हैं सीधा वैल्यूज को उसमें पुट करोगे तुमको आंसर मिल जाएगा। क्या होगा भैया, आंसर मिल जाएगा। इस वजह से क्वेश्चंस पे ज्यादा फोकस करना इज नॉट इंपॉर्टेंट मेरे हिसाब से, ठीक है। डेरिवेशन पे फोकस करोगे, डेरिवेशन बनती रहेगी, कॉन्सेप्ट आता रहेगा कि भैया किस तरीके से ये चीज आई है, एक एक फॉर्मूला याद रहेगा, एक एक फॉर्मूला याद रहेगा, सीधा सीधा आपको नंबर्स मिलेंगे, पुट मार देना, ठीक है। अब अगर मैं इसी क्वेश्चन की बात करूं, न्यूमेरिकल अपर्चर का फॉर्मूला क्या होता था भैया, जो हमारा Na होता था वो अंडर रूट μ1 स्क्वायर माइनस μ2 स्क्वायर होता था। क्या होता था भैया, μ1 स्क्वायर माइनस μ2 स्क्वायर होता था। ये हो गई हमारे μ1 की वैल्यू, ठीक है। जो हमारा कोर हो गया वो कितना भैया 1.45 हो गया, और जो हमारा क्लैडिंग हो गया, ये क्लैडिंग की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.40। क्या इतनी चीज हमें समझ में आई? हाँ जी भैया समझ में आ चुकी है। सीधा उसको यहाँ पे पुट कर दो, अंडर रूट 1.45 होल स्क्वायर माइनस यहाँ पे भैया क्या आ रहा है 1.4 का होल स्क्वायर, ठीक है। जब इसको इवैल्यूएट करोगे तो क्या निकलेगा भैया, 1.45 का होल स्क्वायर निकाला पहले, 1.45 का होल स्क्वायर निकाला, कितना निकला भैया 2.25, ठीक है। ये 25 लिखना हो तो लिखो, वरना कोई दिक्कत नहीं है। 1.4 का निकाल लो भैया, 1.4 का स्क्वायर कितना होगा 1.4, ये हो जाएगा भैया 1.96 के समथिंग। कितना हो जाएगा भैया 1.96 के समथिंग। इन दोनों को माइनस कर दो यार, ये पॉइंट बहुत दिमाग खराब कर रहा है। 2.102 और 5 माइनस 1.96 इक्वल कितना हो जाएगा भैया, ये हो जाएगा अंडर रूट 0.1425। जब ये अंडर रूट को इवैल्यूएट करोगे तो क्या होगा भैया, अंडर रूट आ जाएगा कौन सा 0.1425। इसकी वैल्यू कितनी भैया, ये हो जाएगा समथिंग 0.37749, ठीक है। ये दो वैल्यूज निकालना हो तो निकालो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इतना आना चाहिए 0.37, ठीक है। ये 0.37 क्या निकल के आ गया भैया, हमारा न्यूमेरिकल अपर्चर निकल के आ गया। अब अगर मैं बात करूं, इतना नोट करो, अब अगर मैं बात करूं कि भैया हमारा एक्सेप्टेंस एंगल क्या होगा, हमारा एक्सेप्टेंस एंगल क्या होगा, तो वो होता है भैया क्या, साइन इनवर्स, कौन सा, एक सेकेंड, साइन इनवर्स होता है, क्या होता है, हाँ। अगर मैं बात करूं अपना एक्सेप्टेंस एंगल की तो वो है हमारा साइन इनवर्स Na। क्या होता है भैया, साइन इनवर्स न्यूमेरिकल अपर्चर। अगर मैं बात करूं अपने किसकी भैया, न्यूमेरिकल अपर्चर की, तो हमने न्यूमेरिकल अपर्चर का फॉर्मूला क्या देखा था कि जो हमारा न्यूमेरिकल अपर्चर होता है वो होता है भैया साइन ऑफ थीटा सी, या मैं कहूँ ये थीटा ए होता था, क्योंकि एक्सेप्टेंस एंगल है। साइन को उधर भेजोगे तो क्या होगा भैया, साइन इनवर्स Na निकल के आ जाएगा। ये Na की वैल्यू यहाँ पे पुट करना 0.377 और एक्सेप्टेंस एंगल भी निकाल लेना, सीधा सीधा हमें फॉर्मूला में पुट करना है। क्या करना है भैया, फॉर्मूला के अंदर पुट करना है। क्या इतनी चीज हमें समझ में आई? हाँ जी भैया समझ में आ चुकी है। इस चीज को नोट कर लो, ये दो फॉर्मूलाज और एक ये वाला फॉर्मूला, इसको जरूर नोट कर लेना। अब भैया अगर मैं बात करूं अपने अगले क्वेश्चन की, तो हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो अगला क्वेश्चन देख लिया भैया। कैलकुलेट द न्यूमेरिकल अपर्चर, हमें न्यूमेरिकल अपर्चर फिर से निकालना है, ऑफ अ फाइबर विथ रिफ्रैक्टिव इंडाइसेस ऑफ कोर एंड क्लैडिंग आर 1.50। क्या भैया, कोर का है 1.55 और क्लैडिंग का है, क्या है भैया, क्लैडिंग का है 1.50 रिस्पेक्टिवली। भैया ये 5 कैसा बना दिया, चलो अच्छा बना देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अगर मैं बात करूं इसकी तो क्या हो गया भैया 1.50 हो गया। फाइंड न्यूमेरिकल अपर्चर व्हेन इट इज केप्ट इन वाटर। पिछली बार हमारा भैया एयर में था, हमें कोई झंझट करने की जरूरत नहीं थी, लेकिन इस बार जो हमारा ये सिस्टम है, ये पूरा ऑप्टिकल फाइबर है, ये पानी के अंदर बिछाया हुआ है, ठीक है। कहां पे बिछाया हुआ है, पानी के अंदर बिछाया हुआ है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर कितना है भैया, 1.33 है।
अगर हमें कोई मीडियम दिया रहे जिसके अंदर हमारा ऑप्टिकल फाइबर डूबा हुआ है, उस केस में हमें क्या करना है भैया, हमारे नॉर्मल न्यूमेरिकल अपर्चर का फॉर्मूला क्या होता है भैया, Na इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ μ1 स्क्वायर माइनस μ2 स्क्वायर होता है ना। अब अगर मैं बात करूं कि भैया अगर इसी चीज को, ये पूरे सिस्टम को, जो हमारा ऑप्टिकल फाइबर केबल है, इसको पानी के अंदर सबमर्ज कर दिया जाए, या चलो पानी हटाओ, किसी भी मीडियम के अंदर सबमर्ज कर दिया जाए, तो उसका Na किस तरीके से निकलेगा, उसका न्यूमेरिकल अपर्चर किस तरीके से निकलेगा, क्योंकि हमें पता है कि पानी के अंदर लाइट बेंड होती है। क्या होती है भैया, पानी के अंदर लाइट बेंड होती है, तो जो ऑप्टिकल फाइबर होगा उसकी लाइट गैदरिंग एबिलिटी भी तो बेंड होगी, है ना भैया। जो लाइट गैदरिंग एबिलिटी है, जो उसका न्यूमेरिकल अपर्चर है, वो भी तो थोड़ा सा इधर उधर जाएगा। हाँ जी भैया जाएगा। तो सीधा सीधा इस फॉर्मूले में हम क्या करेंगे कि भैया जो हमारे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर है उससे डिवाइड कर देंगे। क्या करेंगे भैया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर से डिवाइड कर देंगे। इतना करने के बाद हमें क्या मिल जाएगा भैया, अगर मैं बात करूँ कुछ, चलो यहाँ पे लिख देते हैं, ये हो गया ऐसा कुछ, अंडर रूट ऑफ क्या आएगा भैया, 1.55 स्क्वायर, 1.55 स्क्वायर माइनस 1.50 स्क्वायर, ठीक है, डिवाइडेड बाय ये कितना दिया हुआ है भैया, 1.33 है। इसको इवैल्यूएट अगर हम करें तो क्या निकलेगा भैया, इसको अगर हम इवैल्यूएट करें तो क्या निकलेगा, 1.55, ठीक है, ये हो गया कितना, 2.4025, ठीक है। और दूसरी तरफ अगर मैं बात करूं 1.5 की, तो भैया 1.5 हमारा कुछ, भैया 1.5 हमारा हो जाएगा 2.25, कितना हो जाएगा भैया, 2.25। चलिए इसी चीज को हम क्या करेंगे भैया, 1.33 से डिवाइड कर देंगे, माइनस करो इसको भैया, माइनस करने पे कितना निकलेगा, माइनस करने पे भैया ये कुछ इतना निकल रहा है, कितना, 0.1525, 0.1525। कैलकुलेशन वाला सीन है यार, कैलकुलेशन के लिए तुम कैलसी भी ले जा सकते हो एग्जाम में, ठीक है। 1.33, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, ठीक है। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो सही राह पे नहीं हो भाई साहब मेरे, ठीक है। इसका अंडर रूट निकाला कितना होगा, 0.1525, ठीक। तो ये हो गया कितना, 0.90, कितना हो गया भैया, 0.90। कुल मिला के जो हमारा न्यूमेरिकल अपर्चर निकला है कितना है भैया, 0.90 डिवाइडेड बाय कितना है, 1.33। क्या है भैया, 1.33। इसको कर लोगे तो कितना निकल आएगा भैया, 0.90 डिवाइडेड बाय, सॉरी एक सेकेंड, 0.90 डिवाइडेड बाय 1.33, ये हमारा कितना आंसर निकल आया भैया, 0.67 समथिंग आ गया है। कितना है, 0.6766 समथिंग आ गया, ठीक है। इस चीज़ को आप नोट कर लो। देखो मेन फंडा क्लियर होना चाहिए, यहाँ पे हम मैथ्स सीखने नहीं आए, ठीक है। हालांकि मैं जानता हूँ फिजिक्स में मैथ्स का वाला पार्ट है, जितना ज़रूरी पार्ट है मैं उतना बता चुका हूँ, ठीक है। कॉन्सेप्ट आप लोगों का बहुत अच्छे से क्लियर है। कुछ न्यूमेरिकल शायद मैं नहीं भी करा रहा हूँ, क्योंकि अगर मैंने कराया, वीडियोस मैं यूट्यूब पे बना रहा हूँ, ठीक है। ज़्यादा लंबी प्लेलिस्ट हो जाएगी, आधे बच्चे पढ़ेंगे ही नहीं। मैं इतनी मेहनत करके कंटेंट बना रहा हूँ, मेरी भी ये इच्छा है कि एटलीस्ट बच्चे पढ़ें। मैं लाइक्स की डिमांड नहीं कर रहा, मैं कमेंट की डिमांड नहीं कर रहा। कमेंट में मैं सिर्फ इतना मांग रहा हूँ कि प्रेजेंट लगा के जाना, अपना नाम ज़रूर कमेंट करके जाना। भैया भी यही चीज़ बोलते हैं, ठीक है। हमारे इरफान भैया भी यही चीज़ बोलते हैं कि क्या करना है, हमें हाजिरी लगा के जानी है भैया, हमारी अपनी अटेंडेंस लगा के जानी है, ताकि कभी भी आप अगर उनको कॉल कर रहे हो, या फिर अगर मेरा नंबर है, अगर मुझे भी कॉल कर रहे हो, मुझे याद रहेगा कि हाँ ये वाला बच्चा मुझसे पढ़ता है। संतोष होता है भाई, दिल को सुकून मिलता है कि हाँ हम इस बच्चे के लिए मेहनत कर रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज़ ज़रूर करनी है। लेकिन मैं बस इतना कहूँगा कि मैं कॉन्सेप्ट पूरा करा रहा हूँ, एक एक डेरिवेशन सारी की सारी डेफिनेशंस मैंने कराई है, सारे के सारे फॉर्मूलाज मैंने लिखवाए, ठीक है। अब उनको यूज़ करके जितने भी क्वेश्चंस है, ये आपका होमवर्क है, आपको क्वेश्चंस करने ही है, ठीक है। फिर भी एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस के किस तरीके से क्वेश्चंस फ्रेम हो सकते हैं, वो चीज़ें मैंने आपको बताई है, ठीक है। अब इतना देखने के बाद अगर मैं बात करूँ हमारी अगली स्लाइड की, यार ये चीज़ आपने नोट करी है कि नहीं करी, चलो इस चीज़ को थोड़ा नोट कर लो, ये वाली भी चीज़ नोट कर लो, करनी हो तो ये नोट कर लिया। अब बात करते हैं भैया, अपने लेक्चर को एंड करते हैं। अगली वीडियोस में हम शायद बी नंबर वगैरह के बारे में बात कर रहे होंगे। ये चैप्टर पूरा एंड पे आ चुका है। हमने कितनी सारी चीज़ें पढ़ी, हमने लेजर्स पढ़े, टाइप्स ऑफ लेजर्स पढ़ा, ऑप्टिकल फाइबर केबल पढ़ा, कितनी सारी चीज़ें पढ़ी, और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि भाई साहब मैंने ये सारी चीज़ें आपको क्लियर कर दी है। इस चैप्टर का तोड़ यूट्यूब पर अब नहीं, जो प्लेलिस्ट हमने ये बनाई है
इसका तोड़ अब नहीं है। अभी आज की डेट पे नहीं है, मुझे नहीं पता आगे चल के बन जाता है कि नहीं बन जाता, लेकिन मैंने अपनी पूरी जान झोंक दी है भाई इसमें पढ़ाने के लिए। ठीक है, बहुत सारा अच्छा कंटेंट है, जितना रिक्वायर्ड है, फालतू का इधर उधर नहीं, जितना रिक्वायर्ड है आप लोग की मदद करने के लिए उतना हमने किया है। ठीक है, तो कमेंट में अपना नाम जरूर कमेंट करके जाना, थोड़ा सा बताना कि क्या चीज़ें हम और ज़्यादा आपके लिए ला सकते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें आप बता सकते हो बिल्कुल। कोई भी अगर डाउट रह गया है वो भी चीज़ें बता देना। ठीक है, उसको मैं कमेंट सेक्शन में ही क्लियर कर दूंगा, क्योंकि इरफान भी है भी और साथ ही साथ मैं भी कमेंट सेक्शन रेगुलर बेसिस पे देखते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आप देख लेना। इस लेक्चर को बहुत ही ज़्यादा रिवाइज करना जितने भी, क्योंकि पूरा चैप्टर है ना यार, न्यूमेरिकल अपर्चर, एक्सेप्टेंस एंगल, डेरिवेशन इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर रिवाइज नहीं करोगे तो दिमाग से स्लिप हो जाएगा। अभी मैं सारे डॉट्स को कनेक्ट करके कि भैया पहले फ्रैक्शनल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पढ़ा दिया, तब जाके वो चीज़ अच्छे से समझ में आ गई। क्या बोल रहा हूँ मैं, न्यूमेरिकल अपर्चर में, तो ये चीज़ कनेक्शन बैठ गया, लेकिन एग्जाम में ऐसा कनेक्शन नहीं बैठेगा अगर रिवाइज नहीं करके जाओगे। अब अगर मैं बात करूँ वीडियो को एंड करते हुए, हमने क्या क्या चीज़ें, केमिस्ट्री के आपके लेक्चर्स ऑलरेडी हैं यूट्यूब पे, आप देख सकते हो। ठीक है, पूरी प्लेलिस्ट है, डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी। इंजीनियरिंग फिजिक्स, यहाँ पे ये इंजीनियरिंग है भैया, काट के इसको सही कर लेना। इंजीनियरिंग फिजिक्स चल ही रहा है। मैकेनिकल के लेक्चर्स भैया ने अपलोड किए हैं यूट्यूब पे, 2-3 चैप्टर शायद कुछ तो किए हैं। बीसीई के भी वीडियो शायद चालू हो गए होंगे, मैंने ही पढ़ाया है बीसीई। ठीक है, उसकी भी प्लेलिस्ट आपको नीचे कमेंट सेक्शन में मिल जाएंगी। बी ट्रिपल ई काम चल रहा है, मे बी पॉसिबल है या नहीं भी है। ठीक है, बी ट्रिपल ई भी कंफर्म नहीं है कि ये आने वाला है कि नहीं। बाकी उसके अलावा आपका पूरा कोर्स यूट्यूब पे कवर है, ये पूरा कोर्स आपके लिए यूट्यूब पे कवर है, दिन रात बराबर मेहनत चल रही है। अब अगर मैं बात करूं भैया M1 और M2 के कोर्सेज की, ये आपको 799 में आपके ऐप पे मिल जाएंगे। एजुकेशन पॉइंट ऑनलाइन ऐप है, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। ठीक है, इंजीनियरिंग ग्राफिक्स का भी है और बेसिक सिविल एंड इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का भी है। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से मिल जाएंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, धन्यवाद।